साथ ही हम एक प्रयोग करके दिखाएंगे आपको, जिसमें किसी तार में हम करंट फ्लो करके 20 लीटर की पानी की बाल्टी को महज 5 मिनट में गर्म करके आपको दिखाएंगे। जय हिंद साथियों, मैं एक बार फिर से लेकर आया हूं आपके लिए साइंस से संबंधित एक और रोचक विषय। ऐसे वे सवाल आपको बहुत परेशान करते होंगे। आपने कई बार यह सुना होगा कि तार में करंट फ्लो होती है। जैसे मेरे पास एक तार है, ये तार है, आपने सुना होगा कि तार में करंट फ्लो होती है। ठीक है, तार में करंट फ्लो होती है, बढ़िया बात है। तो वो दिखता क्यों नहीं अपने को, करंट नजर क्यों नहीं आता? एक तो ये सवाल है। दूसरा, आपने कहीं आजू बाजू से पूछा होगा कि टीचर वगैरह से पूछा होगा, तो वो आपको बताता होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो वो हमें नजर क्यों नहीं आते? दूसरी बात, ये तो बहुत ज्यादा ठोस है, इसमें कहीं खाली जगह ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे चलते हैं इसके अंदर? ये सवाल। तीसरी एक और बात कि जब भी किसी तार में करंट फ्लो होती है तो वो गर्म हो जाता है। तो तार में करंट फ्लो होने से वो गर्म क्यों हो जाता है, क्या है इसके पीछे का राज, वो भी आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाएंगे। साथ ही हम एक प्रयोग करके दिखाएंगे आपको, जिसमें किसी तार में हम करंट फ्लो करके 20 लीटर की पानी की बाल्टी को महज 5 मिनट में गर्म करके आपको दिखाएंगे। तो ये सब कुछ जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखिए पूरा वीडियो, आनंद लीजिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी ही रोचक जानकारी आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। चलो शुरू करते हैं वीडियो और समझने का प्रयास करते हैं इन सब बातों को। इन सब बातों को समझने के लिए आपको परमाणु का ज्ञान होना जरूरी है, यानी परमाणु क्या होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। परमाणु मतलब एटम। जब भी आप परमाणु का नाम सुनते हैं आपके दिमाग में एक तस्वीर बनती है। क्या तस्वीर? कि एक नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। यह तस्वीर बनती है जब भी हम परमाणु का नाम सुनते हैं, यही तस्वीर बनती है। एक नाभिक है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अब बात करते हैं कि ये परमाणु होता कितना बड़ा है। सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि परमाणु का आकार कितना बड़ा होता है। परमाणु का आकार समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। जैसे ये तार है आपका, इस तार का मैं एक छोटा सा टुकड़ा ले रहा हूं, केवल इतना सा टुकड़ा, ठीक है ना, ये आगे आगे का ये टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा, इसकी महज लंबाई 1 सेंटीमीटर से भी कम है। इस 1 सेंटीमीटर से कम आकार वाले इस तार में अरबों खरबों की संख्या में परमाणु हैं। अरबों खरबों की संख्या में, यानी बहुत सारे परमाणु मिलकर इसका निर्माण कर रहे हैं। अरबों खरबों, लाखों की नहीं, अरबों खरबों से भी कई गुना ज्यादा इसमें परमाणु है। तो आप परमाणु का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा होता है परमाणु। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन की साइज पर आते हैं। परमाणु यानी आपका जो परमाणु की साइज की बात करूं तो आप सुनते हैं ना कोरोना वायरस, ठीक है ना, जो बहुत बारीक होता है, ठीक है ना, अपने मास्क में से भी निकल जाता है, उससे भी हजारों गुना छोटा होता है आपका परमाणु, ठीक है ना। उसकी साइज की बात करूं मैं साइंस में तो उसका आकार होता है 10⁻⁻10 मीटर की कोटि का। अब इलेक्ट्रॉन की साइज की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितना बड़ा होता है। अब परमाणु बहुत छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन पर फिर से आते हैं हम कि नाभिक होता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो आप इलेक्ट्रॉन की साइज का अंदाजा लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की साइज कितनी होती होगी, बहुत छोटी होती है इलेक्ट्रॉन की साइज। ठीक, ये तो हुआ परमाणु के आकार की बात। अब ये चर्चा करते हैं कि ये एटम आपके पदार्थ में रहते कैसे हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग पदार्थों के एटम अलग अलग प्रकार से जुड़े रहते हैं। मैं सीधा सीधा आपको बताता हूं। जैसे बहुत सारी मैंने क्रिकेट की गेंदें रख रखी हैं, आप इन्हें एक गेंद को एक परमाणु समझें, तो यदि इनको भी मैं टच कर करके रखता हूं तो देखो काफी सारी जगह है इनके बीच में जो खाली रह जाती है। ठीक, यानी कहने का मतलब ये एटम यदि हम सटा सटा के भी रखेंगे, करीब करीब भी रखेंगे, तो भी इनके बीच में जगह रह जाती है और इनमें से इलेक्ट्रॉन बहुत पतला है, आसानी से गुजर सकता है। यानी इलेक्ट्रॉन आसानी से गुजर सकता है और इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, इसलिए हम इसे आंखों से नहीं देख सकते। ठीक, दो बातें क्लियर हो गई। इलेक्ट्रॉन इस तार में आसानी से चल सकता है क्योंकि आकार उसका बहुत छोटा होता है। जो इनके एटम करीब करीब रहते हैं तो भी उनके बीच में काफी जगह रह जाती है, उस जगह में से इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर सकता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। ये जो आपका परमाणु है
ये परमाणु में ये नाभिक है, आपके इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो ये नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहे हैं इसे हम बोलते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन, यानी नाभिक से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन हैं। ये अपने किसी काम के नहीं होते हैं, ये करंट को फ्लो नहीं करते हैं। ठीक, ये नाभिक से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन करंट का फ्लो नहीं करते हैं। होता क्या है, जैसे आप चालकों वगैरह के नाम सुनते हो तो उसमें क्या होता है कि परमाणु के पीछे एक या दो इलेक्ट्रॉन, ये बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, इस नाभिक के चारों ओर चक्कर नहीं लगाते, यानी कक्षा को छोड़ देते हैं, वो नाभिक का कहना नहीं मानते और फ्री हो जाते हैं। उसे हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। सारे फ्री नहीं होते हैं, एक परमाणु के पीछे मुश्किल से एक या दो। ठीक, यानी कहने का मतलब एक परमाणु के पीछे मुश्किल से एक दो है, तो इसमें तो बहुत सारे परमाणु हैं। ठीक है ना, तो बहुत सारे परमाणु है, एक के पीछे एक भी माने तो इसमें लाखों की संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन। ध्यान दे, करंट सिर्फ मुक्त इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करेगा तार में। ठीक, जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी वो इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो करंट का फ्लो नहीं करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं जो परमाणु से अलग हुआ इलेक्ट्रॉन है, जिसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, जो मैंने रेड से शो किया है। ये इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ में करता क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन देखो इस तार से बाहर नहीं आ पाता है। ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है, यानी नाभिक के चारों ओर चक्कर नहीं लगा रहा है, वो इस तार से बाहर नहीं आ पाएगा। ठीक है ना, उस तार के अंदर ही इधर उधर घूमता रहेगा। ठीक है ना, उसकी क्या हालत होती होगी, यानी ये परिवार से बिछड़ गया, इसका परिवार था परमाणु, उससे बिछड़ गया ये, और परिवार से बिछड़ने के बाद इस इलेक्ट्रॉन की क्या दशा होती होगी। आप देख सकते हैं कैसे दर दर की ठोकरें खा रहा है, अंदाजा लगा सकते हैं। परिवार से अलग होकर कौन सुखी हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन भी सुखी नहीं है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, ये लगातार टकरे खा रहा है। इस गति को बोलते हैं हम यादृच्छिक गति। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन जो मुक्त हो गया यानी फ्री हो गया, वो पदार्थ में रैंडमली गति करता रहता है। मैंने एक इलेक्ट्रॉन शो किया यहाँ पे, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इस पदार्थ में रैंडमली गति करते रहते हैं, यादृच्छिक रूप से गति करते रहते हैं। इस गति के कारण करंट फ्लो नहीं होती है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं उतने इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं। ठीक है ना, यानी नेट करंट फ्लो नहीं होती है, यानी इसमें भी इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं पर करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो एक इधर आ रहा है। ठीक, यानी एक दूसरे के प्रभाव को ये क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। अब बात करते हैं, यदि इस तार को बैटरी से जोड़ते हैं तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से मूव करते हैं। ठीक, मैंने क्या किया, ये जो तार बना के रखा है मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर दिया, इसमें मैंने परमाणु वगैरह भी दिखा दिए हैं ताकि आपको अंदर की प्रोसेस अच्छे से समझ में आ जाए। इसको मैंने तार की सहायता से इस बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर गति कर देंगे। बेसिक सी बात है ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होगा तो वो इधर से चलकर इस बैटरी के इस धन टर्मिनल की ओर गति करेगा। अब ये चर्चा करते हैं कि इस तार में ये इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से गति करते हैं। आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन चल रहा है, कि इससे टकरा रहा है, उससे टकरा रहा है, इससे टकरा रहा है, पर इन सभी इलेक्ट्रॉनों का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि अपने को चलना इस तरफ है, क्योंकि इस ओर बैटरी अट्रैक्ट कर रही है। तो इस प्रकार से इस जो तार है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टकराते हुए, ठीक है ना, इन परमाणुओं से, इन धन आयनों से आपस में भी टकराते हैं। ये टकराते हुए किस तरह बढ़ते हैं, बैटरी के धन टर्मिनल की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार से अपनी करंट फ्लो होती है, यानी एक निश्चित दिशा में ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगते हैं। ठीक, और ये नज़र क्यों नहीं आते, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। इसमें कैसे चल पाते हैं, जगह क्यों नहीं है, जगह है इसमें, इलेक्ट्रॉन के चलने लायक जगह है। मैं आपको ये बता चुका हूँ, कारण कि इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा होता है। ठीक, अभी आपने सुना होगा कि प्रतिरोध, ठीक, प्रतिरोध क्या होता है, आप सीधा जानते हैं विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा प्रतिरोध कहलाती है। रटी हुई परिभाषा है, पर इस बात को हम समझ नहीं पाते हैं कि किस प्रकार से बाधा होती है। बाधा ही तो है, विद्युत धारा कौन प्रवाहित कर रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उसके प्रवाह में बाधा आ रही है ना, वो सीधा सीधा नहीं जा पा रहा है, टकरा टकरा के जा रहा है। ठीक है ना, इसी बाधा को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर। मैं एक बात और बता दूं, ये आप इलेक्ट्रॉन इसमें फास्ट मूव करते हुए देख रहे होंगे। ठीक है ना, ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि आपको आसानी से समझ में आए। ऐसा नहीं होता है, एक इलेक्ट्रॉन है, बैटरी लगाने के बाद भी मुश्किल से तार में 1 सेकंड में मुश्किल से 1 mm,
मुश्किल से 1 mm चल पाता है। यानी इस तार के ऊपर यदि मैं बैटरी लगा दूं तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में मुश्किल से 1 mm चल पाते हैं, मुश्किल से 1 mm। ठीक है, अब आपका अगला प्रश्न ये होगा कि तो फिर स्विच दबाते ही, जैसे हम स्विच दबाते हैं तो तुरंत पंखा चलने लग जाता है, तो वो बहुत दूर होता है, तो वो कैसे चलता है? ठीक है ना, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमने कोई पाइपलाइन बिछा रखी है, ठीक है ना, वो पहले से खाली है, उसको हम मोटर से फीड करते हैं, तो वहां तक पानी पहुंचने में काफी सारा टाइम लगेगा। ठीक, और यदि वो पाइपलाइन पहले से भरी है, जैसे अपने बाथरूम वगैरह में होता है, फुल भरी रहती है पाइप, जैसे हम नल को खोलते हैं तुरंत पानी आ जाता है। ठीक, सेम उसी प्रकार है। जैसे हम तार को बैटरी से जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पूरे तार पर एक साथ पैदा हो जाता है। ठीक, अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि यही इलेक्ट्रॉन है, पूरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो सारा भरा हुआ है, ठीक है ना, ये पूरा तार इलेक्ट्रॉनों से क्या हुआ है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन गति करने लग जाते हैं, यानी सारे के इलेक्ट्रॉन गति करने लग जाते हैं। खाली तो है नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन वहां से पहुंचेगा और फिर वो पंखे तक पहुंचेगा, ऐसा नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, एक्टिव। इस वजह से स्विच ऑन करते ही करंट फ्लो हो जाती है। ध्यान दे, इलेक्ट्रॉन मुश्किल से 1 सेकेंड में 1 mm ही चल पाता है। अब बात करते हैं, जब किसी भी तार को बैटरी से जोड़ते हैं तो वह गर्म क्यों हो जाता है, उसके गर्म होने के पीछे का क्या कारण है। अब ध्यान दे, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। ठीक है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इस तार में गति कर रहे हैं। गति कर रहेंगे तो ये क्या करेंगे, इन आयनों से टकराएंगे, यानी जो परमाणु है, जो आयन बन चुके इलेक्ट्रॉन देने के कारण उन आयनों से टकराएंगे, या आपस में भी टकराएंगे, यानी उनकी गतिज ऊर्जा किस में बदलेगी, ऊष्मा ऊर्जा में बदलेगी। जैसे कैसे टक्कर करेंगे, तो टक्कर करने से आपको पता है, यदि हम किसी चीज़ को पीटते हैं तो वो गर्म हो जाती है, यानी जो गतिज ऊर्जा है वो किस में बदलती है, ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। इस प्रकार से वो तार गर्म हो जाता है, क्योंकि विद्युत ऊर्जा से इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा मिलती है, वो गतिज ऊर्जा किस में बदलती है, हीट में बदलती है। इस कारण वो तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक, यानी बहुत सारे लाखों की संख्या में इलेक्ट्रॉन लगातार टक्कर कर रहे हैं इन आयनों से, तो निकलती थोड़ी थोड़ी उसमें है, पर वो थोड़ी थोड़ी होकर बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस प्रकार से किसी तार में करंट फ्लो करने से उसमें हीट जनरेट होती है। इस प्रभाव को हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। अब मैं आपको विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक प्रयोग करके दिखाता हूँ। यह प्रयोग बहुत रिस्की है, इसे घर पे ट्राई न करें, कारण कि इसमें मैं डायरेक्ट 220 वोल्ट की एसी सप्लाई से जोड़ने वाला हूँ। इसमें मैं क्या करूँगा, एक तार लूँगा, उस तार से मैं क्या करूँगा, 20 लीटर की पानी की बाल्टी, उसे गर्म करने का जुगाड़ बताऊंगा। आपको विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव शानदार तरीके से समझ में आए, इसके लिए ये प्रयोग कर रहा हूँ। तो साथियों, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव समझने के लिए मैंने जुगाड़ तैयार कर लिया है। आप इस जुगाड़ में देख रहे हैं कि एक प्लास्टिक की पाइप है। इस प्लास्टिक की पाइप के ऊपर मैंने एक हीटिंग एलिमेंट लपेट रखा है, जो नाइक्रोम का है। ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है आपको 25-30 रुपये में। इसके ये 2 टर्मिनल हैं। इन टर्मिनलों पर मैं इस वायर की सहायता से इलेक्ट्रिसिटी देने वाला हूँ। एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको मैं बाहर आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ज़्यादा देर तक मैं इसे बाहर चालू नहीं करूँगा, क्योंकि ये प्लास्टिक की है, ये जल जाएगी। एक बार थोड़ा सा आपको मैं शो करता हूँ। ये देखो, मैंने लगाया, ये देखो, इसमें स्मोक निकल रही है, गर्म हो रही है। ठीक है, यानी ये गर्म हो रही है। अब इसे मैं क्या कर रहा हूँ, पानी के अंदर डाल रहा हूँ। ठीक है, पानी में देखते हैं, इसे पानी में डालकर, ये मैंने इसको पानी में डाल दिया। ठीक है, अब मैं इसे लगाता हूँ लाइट में। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि देखो, ये गर्म हो रहा है, पानी नज़र आ रहा होगा आपको। ये देखो, पानी गर्म हो रहा है। ठीक है, पानी गर्म हो रहा है। इसको यदि मैं इसमें 2-3 मिनट तक रखूँगा तो ये पूरी भरी हुई नहीं है, 2-3 मिनट, मुश्किल से 2-3 मिनट में ये पानी गर्म कर देगी, क्योंकि जो भी आपकी हीट उत्पन्न हो रही है वो सारी की सारी इस पानी के ही काम आ रही है। कोई भी हीट अब बाहर नहीं निकल रही, क्योंकि यदि आप हीटर पे पानी गर्म करेंगे तो कुछ मात्रा में हीट बाहर निकल जाती है, पूरी की पूरी वो पानी को काम नहीं आती है। यहाँ पे पूरी की पूरी हीट इस पानी को काम आ रही है। पर ध्यान दें, इसे घर पे बिल्कुल ट्राई नहीं करें, क्योंकि इसमें यदि आप हाथ डाल देंगे तो विद्युत का झटका लग जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव समझ में आया होगा, साथ ही ये समझ में आया होगा कि किसी तार में करंट फ्लो होती है तो वह गर्म क्यों हो जाता है।
ठीक, यह भी समझ में आया होगा कि किस प्रकार से तार में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।